बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पास्ट पेपर विंटर 23, क्वेश्चन पेपर 22। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है प्रिपेयर साराज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ होगा। बिल्कुल सही है। उसे मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट चाहिए और SOFP एंड सो ऑन। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के मामलात को कंप्लीट करते हैं। हमने आके अब क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने कहा सारा ऑन्स अ क्लॉथिंग फैक्ट्री, शी सेल्स द क्लॉथिंग टू ए स्मॉल नंबर ऑफ लोकल शॉप्स, शी अलाउज 30 डेज क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, एक सिंपल स्टोरी समझ में आ गई। ये लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेज हैं 30 सितंबर 2023 के। बिल्कुल ठीक हो गया। नीचे चलते चले जाएं। अब हमारे पास डाटा जो गिवन है, अब हमने आ जाना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। जब आपने बेसिक आइडिया ले लिया है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक होगी बात जनाब। सबसे पहले उसने क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हैं किसकी? रॉ मटेरियल की, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की, फिर फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रेलेवेंट नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट का जाके पार्ट बनेगा। हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट सिर्फ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है जनाब। फिर उसने कहा 30 सितंबर 2023 जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ $335 वर अनपेड। भैया क्रूड हैं, कंज्यूम कर लिए हैं बट पेमेंट नहीं की, तो हम ऊपर आएंगे जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस के आगे जो वैल्यू गिवन है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे प्लस 335, राइट। चलते चले जाएं, साथ में C.L का लफ्ज़ लिख दिया है कि भाई ये 335 करंट लाइबिलिटीज़ में भी जाएगा। डन होगी बात। उसके बाद चलते चले जाएं तो थर्ड एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस ऑफ $8,000 हैड बीन पेड फॉर द जुलाई 2023 टू जून 2024। यहाँ तक को मसला तो नहीं? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि इस टेन्योर में, ये जो हमारे पास टेन्योर है, इस टेन्योर के अंदर हमारे पास जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सिर्फ 3 मंथ्स हैं जो हमारे इस ईयर एंड से रिलेट करते हैं। बाकी एडिशनल पेमेंट है कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के। ये 3 माह की पेमेंट जो है हमारे लिए रेलेवेंट है। दी अदर 9 मंथ आर दी प्री पेड एक्सपेंस, हमने एडवांस में पे कर दिया है। अब वो एडवांस में जो पेमेंट हुई है वो हमेशा माइनस की जाएगी। जब वो माइनस करेंगे तो हमने उसको कैलकुलेट भी तो करना है। ये सामने ही मैंने उसको लिख दिया है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 9/12। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि पर मंथ निकल आए, मल्टीप्लाई बाई 9 इसलिए करेंगे ताकि 9 मंथ की वैल्यू निकल आए जो हमने प्री पेड है और वो माइनस कर देनी है। दैट विल बी 6,000 और हम उसको C.A इसलिए साथ में लिखा है कि ये करंट एसेट भी है। डन होगी बात। चलते चले जाएं। पॉइंट नंबर 4 उसने कहा रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शनड इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस। भाई आपके पास ये वाला जो एक्सपेंस है ना, रेट्स और इंश्योरेंस का नेट ऑफ जो भी बनेगा वो 6,000 माइनस होने के बाद उसका हाफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, बाकी हाफ किधर जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। बिल्कुल सही है। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में उसने इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोला नहीं है, बट अगर कहा जाता तो बाकी का एक्सपेंस उधर हमने चार्ज कर देना था। यहाँ पे सिर्फ हाफ ही आ रहा है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 25% पर एनम ऑन पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट में से प्रोविजन को माइनस कर देंगे। इस कॉस्ट में से इस प्रोविजन को माइनस करेंगे, जो प्रोविजन हमारे पास आज तक की है डेप्रिसिएशन की, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड नेट बुक वैल्यू, उसके ऊपर ये 25% चार्ज कर देंगे। सो पहला स्टेप क्या था? रिक्वायरमेंट पढ़ना। दूसरा, हमने क्वेश्चन को पढ़ते हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा भी और सॉल्व भी कर दिया। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब हमने ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसके फ्लो को फॉलो करना है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है।
फिर से कह रहा हूँ, हमने ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं ना यहाँ पे, लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसके फ्लो को फॉलो करने हैं और वैल्यूज़ लिखते चले जाना है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास रॉ मटेरियल है 4875, ओपनिंग रॉ मटेरियल है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम आएंगे, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो हमने उसको यहाँ पर लिख देना है, कितना है जी, 4875। डन होगी बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, चलें आगे, बिल्कुल सही है। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट पे आएगा, हम जब टोटल कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ पर लिखना है, लेकिन एक ये पॉइंट है जो हमने थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको अलग से जाके ट्रीट करना है, सही है, हमने भूलना नहीं है इसे। हम जब इसको ट्रीट करना है तो यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया। उसके बाद मज़ीद हम चलते चले जाएँ तो हमारे पास फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो भाई इधर आ जाएगी, ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेजेस को ऐड कर देंगे। डन होगी बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब नोट करो, मैं इसके फ्लो को फॉलो करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ वैल्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना, इसी के साइकिल को हमने लेकर चलना है। उसके बाद आ जाएं तो हमारे पास आ जाता है वेजेस, मशीन ऑपरेटर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये जो 43300 हमारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस हैं, ये देखो यहाँ पर आके हमने इसे लिख दिया। डन होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हाँ सॉरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद वाली वैल्यू है, तो ये देखो ये हमने लिख दिया जी, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है डिलीवरी व्हीकल ड्राइवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगा। रेट्स एंड इंश्योरेंस में 29,000 में से 29,600 में से ये हमने 6,000 को माइनस कर देना है, हमें पता चल गया कैसे कैलकुलेट हुआ है 6,000, तो हम इधर आए, आके लिखा 29,000 माइनस 600 और उसको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट बता रही है। कौन सी एडजस्टमेंट थी? एडजस्टमेंट नंबर 4 थी, जो कह रही थी कि हाफ एक्सपेंस इधर चार्ज होगा, तो हमने हाफ एक्सपेंस इधर चार्ज कर दिया। ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अच्छा जी, चलते चले जाएं तो हमारे पास आगे आ जाता है जनाब जनरल, हाँ, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। भाई हमने एडजस्टमेंट्स में पहले ही कह दिया हुआ है कि जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं उसमें 335 को ऐड करेंगे, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस है, तो इधर आ जाएंगे, ये देखो 9650 प्लस 335, डन होगी, इसको भी ऐड कर दिया। वापस आ जाएं तो हमारे पास फैक्ट्री मशीनरीज़ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की थी, 80,000 माइनस 35 इंटू 25%। तो आके हम देखते हैं कि क्या भाई हमने ऐसे ही किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। ये देखो 80,000 माइनस 35,000, आंसर क्या आ गया, 45,000। उस 45,000 के ऊपर 25% हमने चार्ज कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 11,250, कोई इशू यहाँ तक, डन होगी ये बात भी। अच्छा जी, उसके बाद वापस आते चले जाएं तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल एसओएफपी का पार्ट है, कैश एट बैंक एसओएफपी का पार्ट है। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की बात करें, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, 5110। भाई वर्क इन प्रोग्रेस में हमने ये स्पेस छोड़ी हुई थी, तो हमने यहाँ से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देना है, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। इसमें बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमने डायरेक्ट थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, उसके अलावा और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लाइक रॉयल्टीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, तो वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे हमने क्या नाम दी है, प्राइम कॉस्ट, उसे हमने क्या नाम देना है, प्राइम कॉस्ट। इसको प्लीज़ याद रखना है, ये बात समझ में आ जाने वाली, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है। क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया तो प्राइम कॉस्ट बन गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने थे हम ऑलरेडी लिख चुके हुए, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने ऑलरेडी लिख दिए, अब उन सब का हमने टोटल किया तो वो हमारे पास कितना हो गया, 58,035। तो प्राइम कॉस्ट में इनको ऐड किया, ये जो 157,500 वैल्यू है, ये इसको कोई नाम नहीं देना।
अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर दिया जाएगा। याद है ना, हमने मार्क किया था, हमने कहा था कि इसको बाद में जाकर ट्रीट करेंगे, राइट। फिर माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस तो पता है ना किसे कहते हैं भाई, आप जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स, डिपार्टमेंट, स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। अब किसी भी गिवन टाइम में हर स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ तो मटेरियल पड़ा हुआ है ना, जो स्पेसिफिक स्टेज तक कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसकी वैल्यू को काउंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसे क्या नाम देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब ये सब कुछ कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट कंप्लीट हो गया जनाब। दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ तो उसने हमसे क्या पूछा हुआ है सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर, उसने कहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है। कब की, करंट एसेट्स की, बस कुछ और नहीं चाहिए, जस्ट करंट एसेट्स का सेक्शन चाहिए, पूरी एसओएफपी नहीं चाहिए। कब की, 30 सितंबर 2023 की। तो हम देखेंगे ज़रा तेज़ी से हमारे पास कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं, हमें पता होना चाहिए। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ हैं, एक तो ये तीनों जिसमें हमारी रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा, हमारा फिनिश गुड भी आ जाएगा क्लोजिंग का, तीनों एसेट्स एक तो ये आ गई। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। उसके बाद कैश एट बैंक आ गया। चलते चले जाएं, ये करंट एसेट भी तो हमने लिखा हुआ है, 6000 हमने माइनस किया था ना रेट्स एंड इंश्योरेंस में से, 8000 इंटू 9/12 हमने जो किया था, ये भी हमने एडवांस में पेमेंट की है। इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल, इसे ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहेंगे, अदर रिसीवेबल में जाएगा ये। इन सारी वैल्यूज़ को हमने वन बाय वन इधर आके लिखते हैं। ये देखो, ये सारी की सारी इन्वेंट्रीज आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, अदर रिसीवेबल्स आ गए, जो 6000 हमने वो ऊपर कैलकुलेट किए थे रेट एंड इंश्योरेंस के हवाले से, जिसकी अभी कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन पेपर पर दिखाई भी आपको दोबारा से। उसके बाद कैश एट बैंक, और ये टोटल करंट एसेट्स आ गए हैं आपके पास, जो एसओएफपी में रिफ्लेक्ट होंगे जनाब। उसके बाद उसने अगला पॉइंट जो बोला है, उसने कहा है कि जी कि सारा's फैक्ट्री सुपरवाइज़र इज़ वेरी एफिशिएंट एट रनिंग द फैक्ट्री, एक प्लस पॉइंट है। उसने फिर कहा कि स्टेट विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारा इज़ कंप्लाइंग विद बाय नॉट रिकॉर्डिंग एनी वैल्यू फॉर दिस एफिशिएंसी इन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश में मैयर ना की जा सकती वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो भाई उसका जो एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी को कैश में मैयर नहीं किया जा सकता, सो हम उसको एसओएफपी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। डन होगी जनाब ये बात, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, कोई इश्यूज हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज अर्ली एज आई कैन। लास्ट पार्ट की तरफ चलें तो उसने हमें कहा है कि जनाब एडवाइस सारा वेदर शी शुड स्टार्ट सप्लाइंग द ड्रामा स्कूल्स विद कॉस्ट्यूम्स, जस्टिफाई आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सप्लाइंग द कॉस्ट्यूम। अब उसने कहा सारा हैज़ नाउ बीन आस्क्ड टू सप्लाई, ठीक है, 60 डेज़ का क्रेडिट अब मांगा जा रहा है, जो कौन मांग रहा है, एक लोकल ड्रामा स्कूल विद थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स। अब उसने कहा कि जी एक तो लोकल ड्रामा स्कूल है और थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स चाहिए, 60 डेज़ का क्रेडिट रिक्वायर कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई करते हैं तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, वो बताने। ऑफ कोर्स बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि अगर प्रोवाइड करेगी तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, ऑफ कोर्स प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। चलते चले जाएं, एक्स्ट्रा वर्क विल प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर कंटिन्यूटी ऑफ वर्कलोड, मतलब कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना। और अगर ये कामयाब रहा तो हो सकता है मज़ीद स्कूल्स या जो थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ से मज़ीद ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, ठीक है। 2 पॉइंट्स चाहिए थे, इट्स बेटर टू राइट एज मच एज यू कैन वाइल योर प्रैक्टिस, सो दैट आप कुछ 3-4 लिखोगे तो 2 एग्ज़ाम में आपको याद रह सकेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसने कहा है कि एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन या एडिशनल कॉस्ट, वेजेस, कॉस्ट प्रोडक्शन भी इनकर हो सकती हैं। मोर मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज कैपेसिटी में भी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, हो सकता है हमें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़े, वो भी तो कॉस्ट होगी हमारे लिए। फिर उसने कहा कि मे नॉट हैव कैपेसिटी टू सप्लाई बोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ड्रामा ग्रुप्स।
भाई क्या बता, हमारे पास वेजेस के सेंस में, सॉरी वर्कर्स के सेंस में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सकें। और अलाइंग 60 डेज क्रेडिट विल एडवर्सली अफेक्ट लिक्विडिटी। ऑफ कोर्स आपको पता है ना, जब बाउंड रहेगा पैसा मार्केट में तो डिस्टर्बेंस होगी। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।